कैसे हो आप? Good man, I'm good. How are you? एकदम फाइन, एकदम फाइन। पहले मैं बता देता हूँ, मतलब मैं क्या, मतलब मैंने एकदम आपको एकदम रैंडम अप्रोच कर लिया एक दिन, फिर थोड़ा बहुत मैसेज किया और फिर उसके बाद अपना बात ही नहीं हुआ काफी टाइम तक। और हाँ फिर आज अपन फाइनली रिकॉर्ड करें, मतलब मैं अपना वो दे देता हूँ कि मैंने आपका जो अनमाइंड बुक है, आई गेस ये वाला, तो हाँ वो जो मेरा को होस्ट है साहिल, हाँ उसके पास था। तो when we were actually recording the first very episode of this podcast, तो I stumbled upon the book and I found the cover very fascinating, like अरे वाह, नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक के कवर होते हैं कि अच्छा चलो ज्यादा से ज्यादा ऑथर का नाम थोड़ा सा बड़ा होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, बट हम्म दिस कवर लाइक फैसिनेट मी। तो हम्म फिर मैंने उसको पूछा कि अच्छा ये क्या है, बुक क्या है क्या नहीं, देन आई स्टम्बल्ड अपॉन एंड आई रेड द बुक एंड लाइक आई वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। Thank you नाइस so much. नाइस। लाइक मतलब मैंने काफी सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, बट नन ऑफ देम मैचेस इसको। तो मैं सेल्फ हेल्प बुक भी नहीं बोलूंगा, मतलब द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन बुक, मतलब यू क्वेश्चन योरसेल्फ टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। Yeah, you actually are describing it really rightly. Yeah, it is something like that. It's something that was the intention. Actually, I'm very happy that you have discovered the book and your friends have discovered the book. Was that is the reason for writing the book. The reason for writing the book was that there was this saint in the 20th century who died around 1950, who nobody knows nearly in north of India, west of India, and I stumbled upon him just like you stumbled upon Unmind, and I realized कि यार ये तो जो बोल रहा है एकदम mind blowing है basically. And I realized that a lot of people don't know about him, and I'm also a big fan of comics and manga. So I thought कि why don't I just bring his teachings into a graphic form? अच्छा, And there, हाँ, so I was going on that fact, like the most इंटरेस्टिंग बुक बिकॉज ऑफ द ग्राफिक्स। लाइक अगर यही आपने नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा होता तो आई गेस नॉर्मल बुक हो जाती, मतलब जो बाकी सेल्फ हेल्प बुक्स होती है वैसी हो जाती। ऑफ कोर्स द हाँ कंटेंट वुड स्टिल हैव बीन गुड, बट वो मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा कॉमिक ही तो पढ़ रहे, कभी वो रियलाइज ही नहीं होता है कि ये सेल्फ हेल्प बुक है या फिर ये कोई इतनी डीप का स्पिरिचुअल बुक है जो मतलब इतना एक रियलाइजेशन जर्नी पे ले जा रही है। hmm, सो true. यस, अ ग्रेट Actually, जॉब। yeah, I got very lucky because the person who designed the cover and who did the illustrations, there is this friend of mine, Kalyani Narwane. So she's the ओके, one who's done the entire thing. So she's the illustrator. If you see the book, you'll see her name mentioned there as the illustrator. And she's done a fabulous job, because actually illustrator का job बहुत difficult होता है, because the person has to really understand the book. If the person doesn't understand the book, the person can't illustrate well. But when you see these illustrations, you'll see ki, this person gets what is being tried in the book, what is being attempted in the book. ऑफ कोर्स, मतलब वो उधर से ही पता चल रहा है कि जैसे जैसे हर एक, मतलब अगर आप वो रीड भी नहीं करो तो वो खाली कैरेक्टर के उससे पर्सनालिटी से या जिस तरह से वो ड्रॉ किया गया उससे ही पता चल रहा है कि अच्छा व्हाट वुड बी इवेंचुअली सेड, मतलब डाउन हाँ, द क्या correct. ग्राफिक, हाँ कि हाँ अच्छा ग्राफिक से ही वो एडवांटेज मिल जाता है, देन द टेक्स्ट एड्स एज अ सब, मतलब वो सबटाइटल्स के जैसे काम कर रहा है कि अच्छा इवन इफ यू आर डम इनफ टू डोंट गेट देयर तो ठीक है, चलेगा, इधर पढ़ लो। हाँ, मतलब एक तरीके से ग्राफिक्स इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मीडिया टू एक्सप्लोर, यू नो इंडिया में कॉमिक बुक्स में ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, बट वेस्ट में हम्म, एंड जापान में और वेस्ट में तो मतलब इस पे I think they have done so much of work, like especially what the Japanese have done with manga. I think that's हम्म, just fabulous, right? हाँ। So I think that खाली एक सेकेंड, ये रिकॉर्ड चालू है ना अपना मीट टीम्स पे भी? Teams पे रिकॉर्ड चालू है, हाँ। हाँ चलेगा, गुड गुड। एक मिनट हाँ मैं फिर से कंटिन्यू, चेक मांगा साहब। हाँ, हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। वो रेड बटन है ना लेफ्ट में, कैन यू सी इट? यस 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 हाँ, यस वो यस। रिकॉर्डिंग की बटन है, टीम्स में हो रहा है। ओके ओके।
चलो गुड। But हाँ what मांगा did पे you थे want आप। to what did you want to talk about? हाँ तो आई हैव मेड अ लिस्ट एक्चुअली। हाँ, sure, sure. अपब्रिंगिंग से चालू करते हैं, मतलब लाइक वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट, किधर कैसे आप अपब्रिंग, मतलब आपका क्या चाइल्डहुड था, फिर व्हाट डिड स्कूल डिड यू गो ऑन, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि ये सब एक इंसान की पर्सनालिटी और इवेंचुअली हु ही टर्न्स आउट एट 30, इन सब में बहुत एक मेजर फैक्टर रहता है, वेरी सबकॉन्शियसली ऑल्सो एंड वेरी कॉन्शियसली ऑल्सो, बिकॉज कॉन्शियसली तो हम सबको पता है कि कैसे एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, एंड सबकॉन्शियसली बिकॉज कि मतलब इंसान के बात करने के तरीके से लेके जो वो अकम्प्लिश और जो वो काम करने का उसका तरीका होता है उसमें ही दिख जाता है एक्चुअली, कि इफ आई वर्क लाइक अ मुंबईकर, इफ यू वर्क यू प्रोबेबली वर्क द वे पीपल वर्क इन गुड़गांव और वेर एवर। Yeah, right. नहीं, ठीक है. So I was born. I mean, I was born in Allahabad, but I grew up in Banaras, Varanasi. So Varanasi is like what do you call the seat of religion, Hindu religion in India. एक तरीके से कहा जा सकता है उसको. With all these यस यस। big temples, it's supposed to be the home of Shiva, and हम्म। all the famous ghats. And but I grew up in a, so my entire family is a family of teachers. So basically, मेरी mother, मेरे father, मेरे grandfather, मेरे mama, mami, everybody, if you look at them, they're all professors. Or they were all professors, and they were all professors in different areas. So for my father was a mechanical engineering professor. My mother is an English literature professor. My mama is a political science professor. So मेरे नाना ओहो, संस्कृत के वेराइटी, प्रोफेसर सारा थे. वेराइटी घर पे ही है। हाँ, तो उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया. मेरे ख्याल से ज्योग्राफी छोड़ दी उन्होंने, या ऐसा एक दो सब्जेक्ट छोड़ दिया. हिस्ट्री में भी, हाँ, मेरे एक चाचा हैं जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं. सो कोई भी चीज छोड़ी नहीं उन्होंने. जो भी सब्जेक्ट था वो सारा कवर कर लिया. सो अच्छा, आई तो थिंक ट्यूशन आई के नाम पे खाली एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव के घर पे जाना पड़ता होगा। हाँ, एकदम मैं नहीं, वो ट्यूशन के नाम पे मैं किसी के पास नहीं जाता था, क्योंकि वो उन लोगों से मुझे डर लगता था मुझे. बट हाँ, मतलब तो मेरी फैमिली में बेसिकली आई टर्न आउट टू बी द ब्लैक शीप ऑफ माय फैमिली, बिकॉज मैं टीचर नहीं बना ना. तो मेरे नाना हमेशा मुझसे बोला करते थे कि मजा नहीं आ रहा, मतलब. So I think I had to हाँ। cover up. So to cover up, I had to become a writer. So, but yeah, I mean, तो basically मेरी schooling वहीं पे हुई थी बनारस में, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग 4 साल, which is more or less like having fun with friends and making great friends. Essentially क्या होता है ना, पहले स्कूल में तुम दोस्त बनाते हो जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है. आई मीन, एंड आई एम नॉट 30, आई एम 43. सो मैं तो काफी तुम लोगों से बड़ा हूँ. बट व्हाट आई कैन से इज दैट the friends you make in college are more probably going to be the friends that will stay with you for the rest of your life. I think that's how it works. स्कूल के फ्रेंड्स जनरली मेरे जितने भी थे उनमें से आई एम इन टच विद देम, बट नॉट none of them are as good friends as the friends I made in college. So anyway, 4 साल इंजीनियरिंग में मैंने टाइम पास किया. कौन Uh, सा इंजीनियरिंग किया था? I did REC Trichy, which is now called NIT Trichy. Metallurgical engineering ओके। किया था मैंने वहाँ पे. अच्छा, हाँ, तो 45,000 के आसपास जेई मेंस में रैंक था उस टाइम पे, या एआई ट्रिपल ही रहा होगा उस टाइम पे? AI ट्रिपल ही था उस समय, और यूपी का अलग होता था, हर स्टेट का अलग होता था. राइट. अच्छा, तो स्टेट एंट्रेंस से गए थे? हाँ, स्टेट एंट्रेंस से गया था ना मैं. तो स्टेट एंट्रेंस में मेरा कुछ 1300 रैंक था, और 1300 रैंक में ना मेरा इंटेंशन था कि मुझे अपने बनारस से ना मैप में सबसे दूर वाले कॉलेज जाना था. होता है ना कि देर इज अ टाइम when you just I want to can leave. resonate so badly with this. Yeah. You just want to leave home, right? And Hmm. of course, then there is a time when you realize that home is the best place. But लाइफ में हर चीज होनी चाहिए. तो वो मैंने मैप में देखा कि सबसे दूर क्या है. तो मुझे दिखा ये त्रिची है सबसे दूर. तो मैंने, ट्रेन जर्नी 2 दिन लगता था यार, 2 दिन लगता था. तो मैंने Oh त्रिची. shit. Yeah. So you had to take a train from Banaras to Delhi, and from Hmm. Delhi to Chennai, and Chennai to Trichy.
और फ्रॉम आई थिंक समथिंग लाइक दैट, और बनारस टू लखनऊ एंड लखनऊ टू चेन्नई, और फिर चेन्नई टू त्रिची के लिए अलग ट्रेन होती थी। अच्छा, मतलब हमेशा उतना टाइम रहता था कि मम्मी पापा अगर बोले कि हम आ रहे तो फटाफट फटाफट हॉस्टल सब साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई बहुत मैस नहीं बहुत रहना टाइम चाहिए। बहुत टाइम होता था। नहीं, वो हॉस्टल पे तो गेट पे ही पता चल जाता था कि मम्मी पापा आ रहे हैं, तो आपको स्टॉल करने वाले काफी लोग होते थे रास्ते में। हाँ। अच्छा, कैन यू होल्ड फॉर 1 मिनट? हाँ, वन। यस यस, श्योर। हाँ, सॉरी यार। हाँ। अरे, नो इश्यूज नो इश्यूज। हाँ, तो हाँ, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग वहाँ पे हुई थी। फिर मैं कॉलेज गया, इंजीनियरिंग किया मैंने, और फिर मैं 1 डेढ़ साल मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, ओके। which was I think the time when I used to feel कि I think every phase in life is just escaping from that particular part of life kind of a thing. So पहले मैं नहीं होता है कि जब तुम जब तुम 4 साल इंजीनियरिंग कर लेते हो तो तुम्हें लगता है चौथे साल में लगता है कि हो गया, मतलब ठीक है, बहुत मजा आया, हाँ लेकिन हो गया। लेकिन हाँ, जब तुम जॉब करना शुरू करते हो तो ऐसा शॉक लगता है ना कि कि अरे यार 4 साल तो बहुत बढ़िया थे। बहुत ही अच्छा था वो तो। और फिर मैंने कहा कि इससे निकलने का तो एक ही तरीका है, एमबीए करना पड़ेगा। अच्छा। तो तो कुछ भी प्री प्लान नहीं था, मतलब मैंने मेरा एमबीए इसलिए किया था कि मुझे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं बनना था। तो वहां पे मैंने 1 साल 1.5 साल निकाले, फिर मैंने एमबीए किया। और हम्म आई डिड माई एमबीए फ्रॉम अ प्लेस हियर इन गुड़गांव कॉल्ड एमडीआई गुड़गांव। हम्म और उसके बाद मैं तब से नौकरी कर रहा हूँ। बट नौकरी करते करते, क्योंकि एक्चुअली माय मदर वाज अ प्रोफेसर इन इंग्लिश लिटरेचर ना, तो मेरे घर में किताबों की कोई कमी नहीं रहती, स्पेशली फिक्शन। हाँ। तो मैंने बचपन से बहुत पढ़ा है, मतलब इन द सेंस कि आई थिंक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ना, एक्चुअली एंटरटेनमेंट के उतने ऑप्शंस भी नहीं थे, जैसे कि अब you had like I come from a generation where Star as a channel had come into the country at that time. Cable TV had become a ओके। concept at that time, you know. अच्छा। So I come from a time where the first shows that used to be shown on cable was like Western shows, like where Santa Barbara and Bold and the Beautiful. तुमने नाम भी नहीं सुने होंगे शायद। तो नहीं, सैंटा बारबरा का सुना हुआ है। हाँ, ओके। तो वो उस टाइप के शोज आते थे, और वो एक दिन में एक बार आते थे, रात को 8 बजे 7 बजे टाइप से। और मतलब वो उस टाइप का जनरेशन था जहाँ पे आई थिंक पढ़ना वो वाज नॉट। दूरदर्शन वाला टाइम। हाँ, दूरदर्शन वाला टाइम बेसिकली, हाँ, जहाँ पे पढ़ना वाज नॉट, वाज एक्चुअली अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट। इट वाज नॉट रियली लाइक एनीथिंग टू ब्रैग अबाउट, लाइक आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि मैं पढ़ता हूँ, लाइक द पीपल आर लाइक ब्रैगिंग अबाउट इट, बट उस समय कोई ऑप्शन नहीं था पढ़ने के अलावा। आह, हाँ तो मतलब या तो आई ऑलवेज यूज्ड टू कितने फील लोग कि मुझे होते भी हैं कि लिखना चाहिए। मतलब हाँ, हाँ, बुक ले लिया और बस अब तो मैं ही नॉवेल पढ़ रहा हूँ और मैं ही ये कर रहा हूँ, या फिर मैं ही पढ़ रहा हूँ सारा कुछ। हाँ, हाँ, बहुत लोग होते हैं ना जो अपने कॉलेज में ना किताब लेके घूमते हैं। वो किताब हाँ, ऐसे रख के घूमते हैं, और वो किताब का टाइटल जो है दिखता है आपको कि ये पढ़ रहा है, ये मतलब, और ये पढ़ रही है, ये टाइप से। और वो किताब का खाली बाहर का कवर पेज ही खराब हुआ होता है, अंदर का एक पेज मुड़ा नहीं हुआ होता है। एकदम ऐसे बहुत लोग होते हैं यार, जिन्होंने किताब भी पढ़ी भी नहीं होती है वो, लेकिन वो घूमते हैं उसको लेके। so yeah, so a little bit, that is a little bit about my upbringing and all. तो उसी समय मुझे राइटिंग का थोड़ा बहुत कीड़ा लगा था। तो आई यूज टू फील कि कुछ तो लिखना, और एक्चुअली राइटिंग का कीड़ा तभी लगता है जैसे कि आई वॉच अ लॉट ऑफ सिनेमा। तो मुझे हाँ। इंटरेस्ट आ गया था पहले, जो होता है ना, जो सूडो इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट होता है फॉरेन सिनेमा देखने का। तो मुझे लगता है कि मैं हाँ, तो भैया फॉरेन सिनेमा देखता हूँ, मैं तो फ्रेंच सिनेमा देखता हूँ, इटालियन सिनेमा देखता हूँ, उस टाइम पे फेलिनी तो देखता पल्प हूँ।
पल्प फिक्शन वो सब निकला होगा। हाँ, पल्प फिक्शन वगैरह तो, पल्प फिक्शन तो देखो, पल्प फिक्शन इज अमेरिकन, राइट? सो अमेरिकन तो नहीं, जो यस। एक्चुअली जो रियल सूडो होता है ना, जो जिसे कहते हैं स्नॉब, जिसे जो अपनी, अच्छा वो तो अच्छा, सीधे, क्विंटिन टैरेंटिनो पे भी नहीं रुकेंगे हम। नहीं, हम क्विंटन उससे टैरेंटिनो भी तो ऊपर बेसिक्स जाएंगे, है ना वो। तुम जाओगे सीधे, हिचकॉक पे जाएंगे। हिचकॉक भी नहीं यार, हिचकॉक भी अमेरिकन सिनेमा है। देन you'll go into European cinema, हाँ like you'll go into Robert Bresson, you'll go into Bergman, you'll go into your Fellini, अरे पियर पाओलो पासोलिनी, इस टाइप के लोग जिनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जो है, एक बार क्या होता है कि तुम एक बार वहां पे चले जाते हो ना, क्या नाम है, किसी भी पायरेटेड डीवीडी का मार्केट होता था पहले, अब तो वो सब खत्म हो गया है। तो हम्म, वहां पे ये हो गया सारे लेकिन डीवीडी, ऑनलाइन आ गया खाली। हाँ ऑनलाइन आ गया, जैसे पायरेट बे पे आप डाउनलोड कर सकते हो तुम, या टॉरेंट पे। हाँ लेकिन अभी भी तुम्हें ओटीटी पे नहीं मिलेंगी वो सारी मूवीज, मोस्ट ऑफ दोज मूवीज। अच्छा है तो लेकिन। हाँ, लेकिन वो काफी एजुकेशनल होता है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होता है कि जैसे कि एक्चुअली आई थिंक मूवीज, and in the recent times some of the TV series have done a better job of writing than actual books being written. Like I was telling somebody that, in my opinion, the last 10 years, the best piece of fiction writing that has happened in India is not actually a book. It's, in my ओके। opinion, it is Patal Lok. पाताल लोक, ओ, आई हैव वॉच्ड सम ऑफ इट, नॉट एंटायरली बट यस। हाँ मतलब, मतलब उसमें what वायलेंस I'm, भी इतना अच्छे से कन्वे किया है कि लाइक इट स्केयर्स, इट गिव्स अ शॉक। yeah. So basically what I'm trying to say is कि अगर तुम उसको as a उस सीरियल को ना एज अ राइटर देखो, लेट्स फॉरगेट अबाउट कि हम्म तुम एंटरटेन हो रहे हो उससे, तो तुम रियलाइज करो हम्म, कि उसमें कोई लूज एंड ही नहीं है उस पूरे टीवी सीरीज में। इट्स सो वंडरफुली रिटन। राइट तो राइट। राइटिंग एक्चुअली इज नॉट लाइक कि तुम किताबी पढ़ रहे हो। आई थिंक मे बी इट्स ऑल्सो फंक्शन ऑफ तुम कौन से क्या मूवी देख रहे हो, कौन सी टीवी सीरीज देख रहे हो, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हो। यू नो, it's a combination of everything, because nothing is original, of course, na. Matlab, people who say that they are being original, that's not true. Like, you नहीं are नहीं, वो deriving तो from कभी नहीं हो whatever, सकता। है ना? Originality तो बस मतलब God के पास है, किधर और ना किसी के किधर पास। से तो वो इंस्पिरेशन आया ही होगा कि यार हाँ, इसके जैसे कुछ totally. बनाने का, तो बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता ही है। हाँ, totally. तो तुमने ये पॉडकास्ट क्यों शुरू किया? देखो मेरा पर्सनल रीजन तो सबसे पहले तो ये था कि बाकी लोग कर रहे तो मैं क्यों हाँ, नहीं। और दूसरा ये था कि लाइक मैं पर्सनली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मतलब हम्म, दिस वर्क्स 24/7 एज पर माय ओपिनियन, बट वो है बहुत फुलिश साउंड करेगा फॉर अ 17-year-old, बट आई थिंक सो। और मेरे को ऐसा लगता है कि लेटिंग आउट दिस will create more space for me to personally think and grow a wiser. एंड आई हम्म, सॉ कि मतलब वॉट एवर द यूथ इन इंडिया इज, या तो रोस्ट देख रहे हैं यूट्यूब पे, या फिर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा बिजनेस देख रहे हैं, या खाली बहुत ज्यादा कुछ ये देख रहे हैं जो पॉलिटिकल है वो खाली पॉलिटिकल देख रहे हैं। तो आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग एंटरटेनिंग, समथिंग फुलफिलिंग, समथिंग एजुकेटिंग, और पर्सनली अपना टाइम पास भी हो जाता है इससे, काफी अच्छा लगता है मेरे को, बात करने को काफी पसंद आता है कि देयर वाज नो वे ऑन अर्थ आई वुड हैव टॉक्ड टू यू फॉर लाइक दिस मच टाइम आल्सो if wasn't for this podcast. हाँ, नहीं, that's true, but it's very interesting because I think uh, that way you get to interact with a very diverse set of people, right? And Yes, and yes. everybody has something or the other to teach, in a way, right? हम्म। Or हाँ। something or the other मतलब to जैसे learn अभी मैं from. थोड़े टाइम पहले एक ट्रेडर बंदे से, मतलब जो समवन हु इज इनटू स्टॉक्स, उससे बात कर रहा था। फिर Hmm. कुछ टाइम पहले हम देसी हिप हॉप, मतलब कुछ टाइम आगे हम देसी हिप हॉप के बारे में बात करने वाले। सो दिस आर थिंग्स इनटू स्केड्यूल, तो ऐसा लगता है कि अच्छा, हर हफ्ते आज इस हफ्ते का थीम ही यही है, तो सारा कुछ यूट्यूब, सारा गूगल सर्चेस सब एक टाइप से रेलेवेंट हो जाने लगता है। Yeah. So you get to learn a lot of things in the process also. Correct. यस। ये बहुत चलो important skill है. फिर। Hmm. हम्म। Go ahead. मैं मतलब पूछने वाला था कि आपने जैसे बोला कि ये लिटरेचर आपके घर में ही था, तो एंड सिंस यू आर सो मच बिग इनटू लाइक प्रॉपर सिनेमा वाला सिनेमा, टेल मी 3 सिनेमा पीसेस की, लाइक इंडियन आल्सो एंड व्हाट एवर यू लाइक, फॉरेन आल्सो, कि फ्रेंच वाला कोई है या कोई यूरोपियन है, जो आज के टाइम पे देख खाली एज पीसेस ऑफ सिनेमा फॉर द Hmm. स्टोरी लाइन,
और फ्रॉम व्यूइंग वालों मतलब राइटर के पर्सपेक्टिव से देख के भी और एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देख के भी कि ऐसा कुछ देखना चाहिए अगर एक वीकेंड बिंज वॉच करने का है तो, और कोई 3 बुक्स भी। हम्म 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 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हाँ ठीक है। सो आई थिंक सिनेमा में ना एक एक डायरेक्टर था, रॉबर्ट ब्रेसन। रॉबर्ट ओके। ब्रेसन फ्रेंच डायरेक्टर था, वो सारे पागल हैं। तो उनका उसका फंडा ये था कि वो कभी भी ट्रेंड एक्टर लेता ही नहीं था। अच्छा। वो बाहर निकल जाएगा रोड पे और किसी का चेहरा इंटरेस्टिंग लग जाएगा, उसको कन्विंस करेगा आ जाओ एक्टिंग करो मेरे साथ। तो उसने अरे पिक्चरें जो बाप रे। बनाई हैं, उस पिक्चरों में कोई ट्रेंड एक्टर होता ही नहीं है नियरली, राइट। अब अच्छा, लेटर तो ऑन, पूरा एकदम ही। हाँ मतलब आई थिंक हिज कॉन्सेप्ट वाज दैट आई डोंट वांट पीपल टू एक्ट इन माय मूवीज, एकदम यू नो। नेचुरल, या बोलते हैं हाँ, ना कि इम्प्रोवाइज्ड, एकदम इम्प्रोवाइज्ड। एकदम ही इम्प्रोवाइज। तो उसकी एक मूवी है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट। हाँ, पिक पॉकेट, रॉबर्ट ब्रेसन की पिक पॉकेट है ये। आई थिंक दोस्तोवस्की के एक स्टोरी पे बेस्ड है। It's about a guy who is anti-society in a way, and he is like very comfortable being a pickpocket. मतलब वो pickpocket है और उसको कोई भी गिल्ट नहीं है उस चीज के लिए, you know. और the whole story, he has very strong views about what is justice, what is law, what is right, what is wrong. और फिर and there are two other characters. One is a girl who is taking care of his sick mother, and he falls in love with her. And then there is a cop who in a way empathizes with him, understands him in ओके। a very strange way. So वो मूवी मुझे बहुत टच की थी। आई थिंक इट्स मोर अबाउट व्हाट मूवी टचेज यू ना। मतलब कौन सी मूवी देख के हम्म। तुम थोड़ी देर के लिए एकदम ओ शिट, ये क्या देख लिया। हाँ बेसिकली मतलब वो होता है ना कि थोड़ी देर के तुम्हें समझ में आया कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, टाइप्स वाली पिक्चर। राइट राइट। So that was one film that I really really liked. The second film, I think, in my opinion, the one of the greatest writers directors India has is Sriram Raghavan. श्री राम So राघवन। Sriram Raghavan, for example, अंधाधुन देखी होगी, right? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उनके डायरेक्टर। हाँ, Sriram Raghavan is अंधाधुन. So Sriram Raghavan has done Johnny Gaddar, एक हसीना थी। ओके। अगर तुम पैटर्न देखो ना श्रीराम हाँ। राघवन का, तो यू विल सी कि प्रॉपर। मतलब इतना अच्छा लिखता है वो बंदा कि उसको देख के लगता है कि यार ये मतलब कौन है, मतलब कहाँ से आए। सो और अंधाधुन वाज लाइक इन माय ओपिनियन ब्रिलियंटली रिटन, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन सस्पेंस इन मूवीज। फ्रॉम, हाँ फ्रॉम इंडिया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट हैव कम आउट इन इंडिया. यस यस यस। Then there is this Bergman movie on a priest. I think मैं नाम बता देता हूँ तुम्हें. हाँ, विंटर लाइट. विंटर लाइट। हाँ, विंटर लाइट एक मूवी है, एक प्रीस्ट पे है जो जो who is constantly, you know, at a point in his life where he's given his whole life to being a priest, right? हम्म। And then now he's questioning his faith. ओके। And you know, Winterlight is the kind of movie that, like for example, you know, you everybody will go through a phase where you if you are curious enough and you have faith, then you will question your faith also. Like eventually people who have faith, if they have faith, they have to question the faith. If you don't question your faith, then I think that journey is not happening for you essentially. Like eventually you have to, right? So Winterlight is about questioning your own faith. हम्म। uh, and it has this very brilliant interaction dialogue about Jesus, and Jesus at the uh, when Jesus was crucified. And ओके। उसमें उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जीसस
उसका जो मैसेज था वो एक्चुअली उसके किसी भी फॉलोअर को समझ में नहीं आया. Nobody understood it. You know, The whole that's it. point of religion, every religion. Yeah, तो वो यही था कि जीसस का जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था और जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जीसस की, वो ये नहीं थी कि वो क्रूसिफाइड हुआ. He was crucified. The tragedy was that nobody got him. Nobody understood him. I thought that movie was brilliant. Then I think there are so many good movies यार. मतलब ऐसे तो list endless है, because I also like the Quentin Tarantino kind of like absolutely gore violence wali movies a lot. So for example, there is this Japanese director called Takeshi Kitano. Takeshi पैरासाइट जिसने Kitano, बनाया, हाँ, वो तो पैरासाइट जिसने बनाया. पैरासाइट तो वो है ना, पैरासाइट का डायरेक्टर तो कोई और है. अच्छा. लेकिन पैरासाइट मुझे बहुत लगा ही वो. फंडू पिक्चर थी. पैरासाइट बहुत ही अच्छी पिक्चर थी. इनफैक्ट पैरासाइट से भी बेटर पिक्चर ना उसकी इसके पहले की है. इनफैक्ट अब तुम बॉन्ग जॉन हू की बात करो तो बॉन्ग जॉन हू की इससे पहले एक मूवी थी पैरासाइट से पहले, जो कि अवेलेबल है, द होस्ट. द होस्ट देखी है तुमने? नहीं. भाई देख लेना यार होस्ट. पैरासाइट भूल जाओगे तुम. अच्छा. मतलब अच्छा. बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर है. मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर है. मतलब इट्स लाइक देयर इज इन अ सिटी केमिकल इम्बैलेंस इन द रिवर के कारण जो है एक अजीब सा एनिमल जो है रिवर में ग्रो कर जाता है, जो कि इज अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, और वो बाहर निकल आता है सिटी में. ही गोज ऑन अ रैम्पेज. द एनिमल गोज ऑन अ रैम्पेज. But the story is, and he takes a girl, abducts a girl, about an अच्छा. 8, 9, 10-year-old girl, and keeps her in this place in the city where nobody knows. And the whole movie is about the family trying to find the girl. Actually, the movie is about the family, essentially. You know? आई गेस शायद क्लिप देखा होगा मैंने. आप जैसा बोल रहे हो, इंग्लिश मूवी है ना ये? नहीं, The Host is the Korean movie. Netflix पे है ये. कोरियन. हाँ, अच्छा. पैरासाइट के डायरेक्टर ने ही बनाई है. ओके. That is also one of my favorite movies. I think it's an amazing movie. फिर in Hindi movies, you know, one of the movies that I really like is Half Ticket. किशोर कुमार की Half Ticket देखी है? नहीं. तो पुरानी में खाली मैंने गाइड देखी है एक. अच्छा. नहीं, हाफ टिकट इसका रीजन है, जैसे मैं हाफ टिकट इज अ कॉमेडी मूवी. ओके. अच्छा. और हाफ टिकट में जो जोक्स है ना, और वो पूरी मूवी में उसमें दो लोग हैं, किशोर कुमार और मधुबाला. ठीक है. तो अच्छा. you can watch it if you just want to watch Madhubala because she's fabulous in the movie. If you just want to watch Kishore Kumar doing comedy, right, it's the perfect movie to watch. But the thing with Half Ticket is the genesis of Hindi comedy, of good Hindi comedy. Like अगर तुम अंदाज अपना अपना देखो, या तुम शोले के कॉमेडी सीन्स देखो, या तुम हेरा फेरी देखो, तो तुम अगर हाफ टिकट देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि ये सारा जो है जिसने भी बनाया है, जो भी लिखा है, उसने हाफ टिकट देखा है. अच्छा. मतलब इतना वो है, सिंथेसिस है. इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मूवी है हाँ. वो. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्डर मूवीज बिकॉज नई मूवीज तुमने देखी होंगी, बट मतलब दीज आर द सम ऑफ द मूवीज. नहीं. हाँ मतलब. हाँ, अभी रिसेंटली मैंने ये देखी फिर से. क्या नाम था इस पिक्चर का? लम्हे. यश चोपड़ा की. वो देखी है? नहीं. मतलब इंडियन सिनेमा, इंडियन मतलब मूवीज तो मैंने बहुत कम देखी है. बहुत कम देखी. अच्छा, तुम क्या देखते हो फिर? मतलब मैंने फिलहाल तो अभी बहुत रिसेंटली तो वो खत्म किया है, सूट्स खत्म किया है, अगर आपने देखा होगा तो. हाँ, नहीं, सूट देखा नहीं मैंने. नहीं, तो वो लॉयर्स के ऊपर है. लॉयर्स हाँ, कैसे नहीं. प्रैक्टिस करते हैं और उनका वो सब है. और फिर बिग हाँ, बैंग थियरी देखा है मैंने. ओके. बिग बैंग थियरी देखा है. हाँ, बिग बैंग थ्योरी देखा है मैंने. अरे बहुत मस्त. मैं अभी देख ही रहा था, एक एपिसोड देख ही रहा था. क्या मतलब उसका भी कॉमिक राइटिंग और द वे द कैरेक्टर्स इवॉल्व, तो ओहो वेरी फैबुलस. मतलब शेल्डन का कैरेक्टर तो शेल्डन से भी ज्यादा मेरे को एमी का कैरेक्टर बहुत फैसिनेटिंग लगता है उसके अंदर. हाँ,
मतलब Correct. लोग शेल्डन को प्रॉपरली हाईलाइट करते हैं कि लास्ट में उसने स्पीच दी थी, पर दे डोंट बिलीव लाइक एमी तो उससे भी ज्यादा इंसेंसिटिव थी एक टाइम पे, एंड देन हाँ ब्रिंगिंग द सेंसिटिविटी इन शेल्डन ऑल्सो। या और एक्चुअली जरा भी ऐसा नहीं लगता है कि एक एपिसोड में कि अच्छा रैंडमली आज एकदम सेंसिटिव हो गई है, पिछले एपिसोड में तो बहुत इनसेंसिटिव थी, वो इतना ग्रेजुअली है ना, मतलब कि लाइक यू ग्रो विद द कैरेक्टर्स। ट्रू ट्रू ट्रू। एक्चुअली टीवी सीरीज का ना ये एडवांटेज होता है कि तुम्हारे पास ना इतने सीजन होते हैं कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए कि उस कैरेक्टर को तुम इतने हम्म सारे नुआंसेस दे सकते हो, यू नो। हम्म जैसे कि ऑफिस देखा है, ऑफिस? नहीं। अच्छा, ऑफिस इज के दो वर्जन है, एक यूके वर्जन है, फिर उसके बेसिस पे यूएस वर्जन बना था, बट ऑफिस का एक यूएस वर्जन है जो करीब अच्छा। नाइन सीजन चला था, एंड इट इज माई फेवरेट टीवी सीरीज लाइक ऑफ ऑल टाइम्स। इन इट इज हम्म डॉक्यूमेंट्री मोड में एक ऑफिस को डिस्क्राइब किया है, इन विच एवरी हाँ, मतलब क्लिप्स एवरी देखी है मैंने, हार्डकोर पार्कोर पार्कोर। हाँ हाँ हाँ, क्लिप्स देखी है ना। सो वो बेसिकली हाँ। उसमें उसमें यही होता है कि जो तुम सीजन 1 सीजन 2 में जिन लोगों को तुम हेट करोगे, राइट, you will really हम्म dislike them, like genuinely dislike them. By the time you are in season 8, you will love the same people the most, you know. हम्म वो कैरेक्टर ऐसा डेवलप होता है कि तुम्हें समझ में आता है कि जैसे तुम पूछ रहे थे मुझसे ना कि मेरे बचपन क्या था, मैं कहाँ ग्रो किया, तो वो हम्म कैरेक्टर ऐसा डेवलप करते हैं कि इवेंचुअली यू अंडरस्टैंड वेयर दिस गाय इज कमिंग फ्रॉम, व्हाई दिस पर्सन हाँ, इज मतलब डूइंग वो व्हाट। स्टार्ट इतना अब्रप्टली इतना रूड होता है, लेकिन देन द होल बैक स्टोरी कनेक्ट्स, और देन मतलब कनेक्टिंग द डॉट्स जैसा हो जाता है कि अच्छा करेक्ट। इसकी वजह से ऐसा था, देन यू फील वेरी एम्पैथेटिकली, एंड ऑल्सो यू फील लाइक अच्छा हाँ यार, लोग होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ करेक्ट। सो वो जो फीलिंग थी ना, वो मतलब मुझे लगा कि उसमें जो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है माइकल स्कॉट का, जो स्टीव कैरल ने प्ले किया है। हम्म वो एक बॉस है जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, बहुत लोगों को और रेसिस्ट भी है एक तरीके से, एंड ही हैज एवरीथिंग दैट ही कंस्पायर्स अगेंस्ट पीपल, he is very mean to people, he is extremely selfish, so everything that can be wrong with a person actually wo that is there in Michael Scott. But after हम्म a few seasons, yeah, you feel Michael Scott is the best person in the world. Like if you had to be friends with one person, you want to be friends with Michael Scott, you know. So eventually वो actually टीवी सीरीज का ये बड़ा अच्छा होता है कि मतलब you can develop that character and give so much of nuance to a character which a novel, short story, film can never do, basically. हम्म Like Sheldon, अ, Amy, uh, हाँ, that's the same, yeah. मतलब उसके तो हर कैरेक्टर्स, लेनर्ड, पेनी, Correct. हावर्ड, राज बेचारा वैसे का वैसे ही रह गया। मेरे को थोड़ा That रेसिस्ट is the लगा, पर least ठीक developed है। character actually in the show. हाँ, Uh, कि मतलब वो हाँ, स्टार्ट और एंड दोनों वहीं पे हुआ जिधर से वो था, correct. बस खाली उसको लड़की लोग से बात करना आ गया बिना दारू पिए। Yeah, yeah. So Office तो is अब one show आते हैं that is. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी हाँ आई वाज बोलो। इंटरप्टिंग, सॉरी नहीं नहीं, सॉरी। बोलो बोलो बोलो, नहीं नहीं नहीं, go on go on. हाँ, तो अभी मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, द क्वेश्चन दैट एवरीवन स्ट्राइव्स टू नो, व्हाई आर वी हियर, मतलब व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। हाँ, that's a great question actually. इसका कोई आंसर नहीं है frankly. ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसका कोई आंसर नहीं है, मतलब इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको घुमा फिरा के और तुम्हें बहुत ही फिलोसफिकल सा आंसर दे सकता हूँ, बट कोई पॉइंट नहीं है उसका, मतलब हाउ डू आई पुट इट, लाइक व्हेन बिफोर द पैंडेमिक, राइट, अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मैं तुम्हें एकदम बहुत ही रटा रटाया अच्छा सा आंसर दे देता इसका, बट जब पैंडेमिक में वो वेव क्या टू होता, आई, वो क्या होता? either, depending on my mood, I would have said ki existence has no meaning whatsoever. It's like saying that we human beings have, like for example, the moth, वो जो तुम्हारे balcony में moth जो hover कर रहा है ना ट्यूबलाइट के अराउंड, हम्म और वो आज रात को मर जाएगा बेसिकली, कल सुबह वो नीचे गिरा हुआ मिलेगा तुम्हें, राइट। तो राइट राइट। उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी एक ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंस है, राइट।
अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो मौत जो है ना, वो सोच नहीं रहा है, वो बस घूम रहा है लाइट के अराउंड, और वो मर जाएगा, उसको पता भी नहीं कि वो मरने वाला है, क्योंकि उसके पास ना पास्ट का कोई सेंस है ना फ्यूचर का कोई सेंस है। ठीक है, उसको भूख लगेगी, वो जाएगा खाना खा लेगा, उसको 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 कहीं छुपना होगा, छुप जाएगा, वो अगर लाइट है तो लाइट के अराउंड होवर करता रहेगा, क्योंकि यही उसका डिजाइन है, राइट? That moth is designed to operate in a particular way, like any machine. Like I had given that example in UnMind of a toaster. कि टोस्टर तो ब्रेड ही बनाएगा, राइट? अब उसका डिजाइन ही वही है कि उसके अंदर ब्रेड डालो, वो ब्रेड बनाएगा, राइट? अब ह्यूमन बींग्स का प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन बींग का दिमाग है, तो अब वो थॉट आ रहा है उनके अंदर कि ये मैं क्यों हूं, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ मेरा क्या इंपॉर्टेंस है? अरे भाई, वो मौत मर गया यार, तुम ही मर जाओगे। आई मीन वो मौत ने तो ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो इस क्वेश्चन पूछने का मतलब इज द पॉइंट इज the main thing here is that what do you want essentially, right? See, you can be curious about anything, but what is your eventual state at which you want to be in life, right? So this life is presented to you with all of its disadvantages and advantages. अब पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि उनका बॉडी सेट होता है कि भाई मुझे जो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे बड़ा सा बंगला चाहिए या बड़ी सी गाड़ी चाहिए या ये सब फंडा, और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार देखो, अगर तुम्हारा इम्पोर्टेंट, करेक्ट, हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो तो उनका पर्पस बहुत सेट हो जाता है, ठीक है। बट लेट्स गेट टू अ पॉइंट वेयर तुम्हारे ये बेसिक नीड्स मीट हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो लाइफ में, जब मैं तुम्हारी एज में था, तुम्हारी एज से थोड़ा बड़ा 21-22 साल का था ना, तो मुझे लगता था कि यार मेरे पास एक होम थिएटर होना चाहिए, ठीक है। यार मतलब मेरे लाइफ का मतलब, यार मतलब वो मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन था, मतलब मैं बचपन से मैंने बहुत ज्यादा म्यूजिक सुना है, तो मेरा फंडा ये था कि मेरे घर में जब मेरा घर होगा तो एक अच्छा होम थिएटर होना चाहिए, ठीक है। तो और मेरा वो कोई लाइफ में ड्रीम ही नहीं था, मतलब बेसिकली, मतलब उसके बियॉन्ड मैंने सोचा ही नहीं कि मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक होम थिएटर होना चाहिए, राइट? सो जब मेरा होम थिएटर, एक मेरा दोस्त था यूएस में काम करता था, तो मैंने उससे बोला यार भाई ऐसा कर, तू अपने सूटकेस में ले आ। तो वो 3 सूटकेस में स्पीकर और एम्पलीफायर वगैरह लेके यूएस से आ गया, क्योंकि उस समय ये सब इंडिया में बहुत महंगा मिलता था, अच्छा होम थिएटर, और मुझे अच्छा वाला चाहिए था। तो वो जब आ गया, मैंने सब कनेक्ट कर दिया और मैं बैठ के रूम में सुन रहा था, तो मुझे लगा कि यही तो एम्बिशन था मेरा, ये तो खत्म हो गया। अब क्या करें? आप क्या करें, यही प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग्स हमेशा यही चल रहा होता है यार, मतलब दिमाग में ही चल रहा होता है। अब एंड द अदर थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज, आप क्या करें, जो ये पॉइंट तुमने बोला है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमें एक जरिए से हमारी कंडीशनिंग है कि एक्टिविटी इज गुड, इफ एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग इट्स नॉट गुड। नहीं, जैसे एक होता है कि आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ ना, या है ना, आजकल मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत काम है, इसका मतलब सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब सब कुछ बुरा है, या मैं इस समय कुछ नहीं कर रहा हूँ तो सब कुछ बुरा है, इट्स नॉट गुड, एंड द ब्रेन बिकम्स वेरी वेरी एंग्शियस कि मतलब मैं क्यों कुछ नहीं कर रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट डूइंग समथिंग, राइट? सो so the question that really has to be asked, which people don't ask, is कि eventually तुम्हें चाहिए क्या? Because all of these things are sort of impermanent, right? कि मतलब तुम होम थिएटर ले लोगे, उसका कहोगे यार ठीक है मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, फिर तुम वो गाड़ी ले लोगे, तो तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, फिर तुम कुछ और करते रहोगे, तो is it going to be a मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। then the question is कि तुम्हें चाहिए क्या actually? So the answer that most people will give you, मुझे happiness चाहिए, है ना। लोग कहेंगे मुझे हैप्पी होना है, जैसे कि आप यू वांट टू बी हैप्पी, राइट? वो भी सोसाइटल रटा रटाया हुआ है। हाँ, देन द क्वेश्चन इज कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है? That's where the question mark starts to arise. हाँ, दैट इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, इन द सेंस कि मैं हूं कौन का आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि
if you believe in a creator, let's say a creator, or you believe in a consciousness or an entity which is beyond all of us, okay? So then what goes on in the mind of that entity and why we were created, iska answer to nahi mere paas. but the question is, now that we are here, okay, what do we eventually want? That is a question that is actually more pertinent, because if we answer that question in the right way, then we may try to go towards it. So that for me is peace of mind. For me, it is mental peace, right? And what happiness for me is peace of mind. Happiness is not some feeling of extreme joy कि आज मुझे जो है प्रमोशन मिल गया इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. That is not happiness. Happiness is like when you get to a point where nothing unfazes you, nothing impacts you, affects you truly, right? कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो जाए, कुछ अच्छा भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा मेंटल स्टेट जो है में कोई भी बदलाव ना हो. That stableness. That stability. Yeah. बढ़िया. अच्छा, इसके लिए अनमाइंड कि मतलब आई डोंट माइंड, या फिर अनमाइंड का मतलब होता है कि सोचने का कोई पॉइंट नहीं है. देखो ये जो तुम जो बोल, देखो ओके, लेट मी पुट इट दिस वे. जो थॉट होता है ना, वो दो ही जगह में जाता है. आप जैसे आप तुम्हें बहुत लोग बोलते हैं ना, बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, है ना? उसका रीजन क्या होता है? क्या देखो करूं उसका? थॉट का जो होता है, थॉट जो है एक सेंटर है, वो मोमेंट है, मान लो. हाँ, ये मोमेंट है. अब जो तुम्हारा अच्छा. थॉट है ना, वो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है. तो आइदर इट इज इन द पास्ट थिंकिंग कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या उसने जो मेरा दिल तोड़ा, बहुत बुरा किया, और समथिंग अरे लाइक. ये मत बोलो, ये मत बोला. मतलब आई एम जस्ट मेरा सेइंग. मेरा थॉट पास्ट में चला जाएगा. हाँ, बट पास्ट तो पास्ट होता है, और दूसरा होता है फ्यूचर, कि यार कल क्या होगा, या 10 साल बाद मेरा क्या होगा, या 5 साल बाद मेरा क्या होगा. इन दोनों का जो लॉजिक है ना, वो ये होता है कि उसका जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस थॉट है कि तुमने कुछ किया. ओके, सो these thoughts are arise from an entity called I. I Harshit, I Siddharth. My heart got broken, or my boss will fire me tomorrow, or my exam will not go well. But it's the entity that is at the center of all this is the I. So originator of all these thoughts is the I, right? But the question is, where does the I come from? Matlab, can you locate the I in your? Do you know where is the I? मतलब मेरे हिसाब से तो फिर आई मतलब कि अच्छा मैं वो बता देता सेंस हूँ, ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है ना, हाँ, सेंस ऑफ कि मतलब आइडेंटिटी हम कब जब आती है? छोटे होते तब हाँ, से ही वो होता है कि मतलब वॉट एवर इट इज, कि लाइक एनीथिंग, कि आपको कोई बुलाता है वहां से लेके आपके रिलेटेड जो भी सराउंडिंग होता है तब तक जो भी होता है वो आई हैज करके ही पुकारते ना, कि अच्छा तेरे साथ ये हो रहा है, तेरे लिए ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, या तूने ये किया. हाँ, तो तूने की जगह वो फिर आप आई ले लेते हो. वो थर्ड पर्सन जब बोलता है तो तू होता है. हम जब ले लेते तब आई हो जाता है कि अच्छा मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, या मैंने मैंने मेरे लिए ये किया गया. करेक्ट. तो आई कॉन्सेप्ट है ना, हाँ. कॉन्सेप्ट है ना. मतलब बेसिकली सी, जब बच्चा छोटा होता है ना, जब पैदा होता है, तो उसको हाथ में मिटन्स पहनाते हैं. क्यों पहनाते हैं? जिससे कि वो अपने को नहीं मारे. हम्म. क्योंकि बच्चे के हाथ चलते हैं ना, तो वो हम्म. अपने को स्क्रैच कर लेता है, तो उसके हाथ में मिटन्स पहनाते हैं. क्योंकि उस समय ना कोई सेंस ऑफ द आई नहीं होता बॉडी में. हम्म. समझ रहे हो? तो आई थिंक what happens is कि eventually at a particular point in time
तुम्हारा आई का सेंस आ जाता है तुम्हारे अंदर, सबके अंदर। और आई अच्छा। का सेंस जैसे ही आता है तैसे थॉट शुरू हो जाते हैं, हम्म। क्योंकि यू हैव टू सी द वर्ल्ड इन रिलेशन टू अदर्स। सो यू, इफ यू आर द आई, देन एवरीथिंग एल्स इज द अदर, हम्म। है ना? तो व्हाट द जिस्ट इज कि जो थॉट जो तुम्हारे दिमाग में अराइज कर रहा है ना, वो थॉट इन रिलेशन टू द आई है, और वो हमेशा तुम्हें पास्ट में ले जाता है या फ्यूचर में ले जाता है, राइट? सो हम्म। योर माइंड के दो पार्ट्स होते हैं। एक थिंकिंग माइंड होता है जो सोच रहा है, राइट? बराबर। और एक वर्किंग माइंड होता है। कभी कभी तुमने नोटिस किया है, तुम काम कर रहे हो, तुम इतने डीप काम करने लगते हो कि तुम कुछ सोच ही नहीं रहे होते हो, एंड दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। हाँ, फ्लो, द स्टेट ऑफ फ्लो। फ्लो, उसको उसको वेस्टर्न थिंकर्स ने बहुत सारे नाम दे दिए हैं, डीप वर्क, फ्लो, फलाना ढकाना। हम्म। बट दैट इज द वर्किंग माइंड, दैट इज द वर्किंग माइंड जहां पे यू आर नॉट थिंकिंग, देयर इज नो थॉट इन योर हेड। इफ यू हम्म। रियली आस्क योरसेल्फ ना, 1 घंटे में तुमने क्या सोचा, तुम कुछ नहीं सोच पाओगे, क्योंकि तुम उस समय एकदम उसको काम कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग डीप हम्म। वर्क। तो हमारी लाइफ की ट्रेजेडी ट्रेजेडी ये होती है कि हम we spend an immense amount of we spend a lot of our energy in just thinking, because thinking does not lead to anything. ये बहुत ही controversial point हो सकता है, but हम्म। thinking is inconsequential essentially. uh, and this is based on, I'm not saying it only basis bookish knowledge, I'm saying it basis my own personal inference and experience, but we should discuss it in detail whenever you want. मतलब I don't want to get into a monologue जहाँ पे मैं ही बात कर रहा हूँ. चलेगा चलेगा, दैट्स व्हाट आई वांट योर एक्सपीरियंस और योर विजडम। गो ऑन। So I mean, my experience, my wisdom, if I had to summarize, now basically I would say, and this is most controversial, and if you read the Gita, it also says that, is that you are a function of your genes and conditioning. इस समय हम्म। जैसे तुम बैठे हुए हो, जो तुम सोच रहे हो, और जो 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 भी तुम करोगे इसके बाद, वो सब प्रीडेस्टाइंड है, राइट? अब ये कहना जो है बहुत इजी है, राइट? बट हम्म। द एनी चॉइस दैट यू मेक इन लाइफ इज बेसिस द द जेनेटिक कोड दैट यू हैव, एंड your conditioning. Your conditioning basis how your parents raised you, what other external stimuli you experienced in your life, right? Everything sort of put together is what Harshit is today हम्म। on 13th March 2023 at 7:11 p.m. Right? So the और choices you, इंसान का सबसे बड़ा वही यही होता है कि अच्छा, आई विल बी द मास्टर ऑफ माय एक्शंस, द मास्टर ऑफ माय थॉट्स, द मास्टर ऑफ हु आई एम। yes, अगेन द आई। that, and that becomes the problem. The problem is that where does misery come from? Misery comes from the innate realization that no, you are not, which nobody is willing to accept. And that is why we love Marvel movies. Why? Because in Marvel movies, the superhero is able to do what no human being can do. Marvel movies is more about a person who is able to control the world. हाँ। You know why people love it? Because yeah, it's like the whole thing of is the same, like people say ना कि गोविंदा मूवीज रिक्शे वाले देखते हैं, लोग कहते हैं, ठीक है, कि डेविड धवन की पिक्चरें रिक्शे वाले देखते हैं। यार हम जब मार्वल मूवी देखने जाते हैं तो हम भी वही रिक्शे वाले ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस। रिक्शा वाला इज हाँ, फीलिंग एक हैप्पी पर्टिकुलर दैट, सेट ऑफ ऑडियंस होता है जिसको वो फीलिंग चाहिए होता है जो वो मूवी से मिलता है। हाँ, तो हमें वो फीलिंग क्या मिल रही है कि एक बंदा है जो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, जो जिसके पास फ्री विल है। बिकॉज अगर डीप राइट। रियलाइजेशन, कोई कोई डीपली इसको ऑब्जर्व करे तो कोई फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। सो पॉइंट ये है कि अगर फ्री विल नहीं एग्जिस्ट करती, मान लो फॉर एग्जांपल यू एज्यूम दैट आई एम राइट, दैट फ्री विल नहीं एग्जिस्ट करती, देन सोचने का क्या फायदा? लाइक लाइक व्हाट विल happen is going to happen. Whether it is going to be good or bad,
for you, for the I entity, it doesn't matter what choices you'll make. Like for example, if you are, अब जैसे कि होता है ना कि अगर मैं डिसाइड कर लूं कि मैं हर दिन जो है सुबह 4 बजे उठ के किताब लिखूंगा, उससे कुछ नहीं होगा, यू नो। अगर वो मेरे पर्सनालिटी में वो डिटर्मिनेशन नहीं है वो करने का, इफ आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, इफ आई एम नॉट इंक्लाइंड टू वर्क लाइक दैट, देन आई वोंट बी एबल टू डू इट। हाँ, दैट इज द रीजन, मतलब कि हाँ, हर कोई सोचता है कि मैं ऐसे काम कर सकता हूँ या मैं उसके जैसे काम करूंगा। अच्छा, मेरा जीन्स ही उसके जैसा नहीं है तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ उसके जैसा। हाँ, that is what I'm trying to say. So the whole thing here is to sort of understand and accept that you are sort of a machine, you know, and like a machine, you know, things. If the machine keeps running, then something will go wrong in the machine. But the machine is supposed to do a particular thing. It has a particular task. It has a particular purpose, and that purpose may not be the purpose that you aspire to have. Like for example, if I want to be like Elon Musk, right? But that's not my intended purpose in the universe. My intended Right. purpose in the universe may be that maybe that I be a good father, right? And that is my purpose in the universe, that I be a good father, raise a good child, and then become like the moth, die. So क्यों the whole thing, चलती है पवन, correct, क्यों good. झूम। हाँ, टोटली, एकदम एकदम सबरी है ये उसकी। So the biggest problem with it is that after you realize this, right, इससे reconcile करना is the biggest issue. As Like in? मेरी, यार मतलब होता है क्या होता है ना कि मैंने ये समझ लिया, मान लो ओके, सो जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में ना दो पड़ाव होते हैं जो मेन पड़ाव होते हैं। एक होता है इनलाइटनमेंट, एक होता है, ठीक है, इनलाइटनमेंट, और दूसरा होता है डेलिवरेंस। ओके, इनलाइटनमेंट जो होता है ना वो बहुत ही ओवर रेटेड वर्ड है। इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है कि तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारी तीसरी आंखें खुल गई, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा लाइफ का ये मीनिंग है, लाइफ का ये सब है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यू आर लिविंग दैट। ओके, समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि तुम वो हो गए, तो योर लाइफ विल नाउ बी लिव्ड ऑन दोज प्रिंसिपल्स। उसका रीजन ये होता है कि तुमने 40 साल जो है जिंदगी एक तरीके से जी है, फिर सडनली जो है तुमने किताबें पढ़ना शुरू किया और तुम्हें एकदम माइंड ब्लो हो गया तुम्हारा एक दिन। इसका मतलब नहीं वो कि कोट है दूसरे ना दिन कि तुम, लाइक एवरीवन हैज टू लाइव्स एंड द वन एंड्स व्हेन द वन रियलाइजेस कि हमारे पास एक ही है। हाँ एग्जैक्टली, बट वो ऐसा होता नहीं है। दूसरे दिन तुम उठ के वो पिछले 40 साल को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो अगर सेकंड लाइफ सही में चालू करने की तो यू विल हैव टू लिव द प्रिंसिपल्स यू हैव एस्टैब्लिश्ड। हाँ, विच इज अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, विच इज वेयर इट कल्मिनेट्स टू डेलिवरेंस। इनलाइटनमेंट इज एक्चुअली इजी, मतलब कोई भी अगर मेहनत करे तो उसको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि इस पे काफी लिटरेचर है। अब वो नहीं है कि तुम्हें किसी मंक के पास जाना है, जो तुम्हें किसी आश्रम में जाना है और हिमालय के बेलमुंड पे जाना है और वहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि लाइफ का मीनिंग क्या है। कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जो है काफी सेंट्स और गुरुज ने अपना पूरा गुरु है, संदीप उनकी महेश्वरी उनकी है। टीचिंग्स कैप्चर्ड है, और वो सारी टीचिंग सही है। नियरली एवरीबॉडीज टीचिंग्स पॉइंट टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। But the problem is mainly about living the life according to those principles. वो बहुत डिफिकल्ट है। वो बहुत लाइक फॉर एग्जांपल, मैं सोचता था कि मैं तो बहुत बड़ा स्टड हूँ, मतलब मैं तो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में तहलका हूँ, तहलका। मतलब आज ही आश्रम आश्रम खोल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आया पैंडेमिक सेकेंड वेव, और अच्छा लोग टपकना शुरू हुए लेफ्ट राइट एंड सेंटर अच्छा, कि सराउंडिंग में। हाँ, मेरी ब्लास्ट हो गई यार। आई वेंट थ्रू, या मतलब जितना भी तुम्हें लगता है ना कि तुमने तो काफी से स्पिरिचुअली तुम बहुत इवॉल्व हो गए हो, फलाना ढगाना सब जो है हाथ में आ जाता है।
जब इस टाइप की क्राइसिस होती है ना, तो तुम्हें समझ में आता है कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड you are still a very vulnerable normal human being, matlab, and that is the truth. I mean, and once you get to that kind of acceptance is when you tend to do the hard work of sort of going through the suffering of life, which is essentially life is suffering ना, बुद्धा कहते हैं. तो सफरिंग को एक्चुअली एक्सेप्ट करना और उसके थ्रू निकलना टू इवेंचुअली गेट टू अ पॉइंट वेयर नथिंग अनफेजेस यू, ये बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है यार. वो एक स्टोरी है जो मैं तुम्हें बताऊंगा. जैसे ये अल्टीमेट जो मेंटल स्टेट की स्टोरी है कि एक 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 मंक एक छोटे से टेम्पल में जो है ना, उसने अपना एक वो रहता था एक छोटे से टेम्पल में, और वहीं पे सोता था, और बहुत बुढ़ा था वो. ही वाज लाइक 70. ठीक है. और उसके उसके टेम्पल के बगल में एक ग्रोसरी शॉप थी, जहां पे एक कपल था और उनकी एक 18-19 साल की लड़की थी. ठीक है. सो एक दिन जो है वो कपल जो है उसके पास आता है और बोलता है कि मेरी लड़की जो है प्रेग्नेंट है, और उसने बोला है कि तुम ही हो फादर. अरे बाप रे. हाँ. तो उस मंक का एक स्टेटमेंट होता है, वो कहता है इज दैट सो. तो कहता है हाँ, यस इट इज सो. तो वो लड़की को अपने घर में रख लेता है, और ही टेक्स केयर ऑफ द गर्ल, शी डिलीवर्स द चाइल्ड, ही टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो. उसके बाद कुछ दिन के बाद उस लड़की से रहा नहीं जाता ये देख के, एंड शी टेल्स हिज हर पेरेंट्स द ट्रूथ कि दैट वाज सम अदर गाय शी हैड मेट इन अ, कोई मेला वेले में गई थी वो, तो उससे मिली थी एक बंदे से जो फिश मार्केट में काम करता है, एंड द फादर इज दैट गाय. तो वो पेरेंट उसके पास जाते हैं फिर से और कहते हैं कि तुम फादर नहीं हो. तो वो बोलता है अच्छा, इज दैट सो. और फिर वो बच्चे को दे देता है और वो चली जाती है. तो जो अल्टीमेट मेंटल स्टेट है ना, उसका ये डिस्क्रिप्शन है बेसिकली. ओके. यू नो, बिकॉज नथिंग दैट यू कि कैन टेल दिस कोई गाय, आया जीवन में या कोई गया, कुछ फर्क नहीं है भाई. nothing you tell this guy will ever change his mental state. मतलब आज के टर्म्स में बोले तो अल्टीमेट सिग्मा. द Ultimate अल्टीमेट क्या? चैड. हाँ, सिग्मा ultimate. सिग्मा मतलब. What is ultimate sigma? मतलब अभी मतलब मतलब ये इतना वेग कॉन्सेप्ट है ना कि मैं डिस्क्राइब करने के लिए अभी मेरे को बहुत एक लंबा एनालॉग देना पड़ेगा. हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मैं समझ गया. इट्स लाइक हाँ. मतलब एक टाइप का ऐसा है कि जो मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स है टू बी अ मैन और टू लिव अ लाइफ, जो एटलीस्ट वो बेसिक प्रिंसिपल्स को फुलफिल कर पाता है, तो उसको सिग्मा बोलने लगते हैं नॉर्मल पर्सन के अलावा. अच्छा अच्छा, आज ओके तक ओके ग्रीक ओके. सिंबल्स यूज होते थे एलिमेंट्स को, सिंबल्स को और फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब इंसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ग्रीक सिंबल्स यूज होने लग गए. ओके ओके ओके. हाँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. तो तो नो वो, सेमाई और फिर चैड और या फिर सिग्मा. अच्छा, सेमाई फिर चैट फिर सिग्मा, ओके. या चैट या सिग्मा, ओके चैट सिग्मा मतलब सेम लेवल पे. ओके ओके. हाँ, तो ये अल्टीमेट सिग्मा है एकदम. अल्टीमेट सिग्मा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है दोस्त. यही प्रॉब्लम है एक्चुअली लाइफ में. देखो, एनलाइटनमेंट तक तुम्हें कोई ना कोई हाथ पकड़ के ले जाएगा, कोई फाइट नहीं है. किसी भी टीचर के पास पहुंच जाओगे वो तुम्हें पहुंचा देगा, लेकिन एनलाइटनमेंट से डिलीवरेंस का कोई रास्ता नहीं है. द ओनली आई थिंक रास्ता विच इज रिलायबल रास्ता इज सफरिंग. तो मैं भी रास्ते पे हूँ. एनलाइटनमेंट हो चुका है मेरा.
अच्छा। बेकार कॉन्सेप्ट है, कोई फायदा नहीं। तो भी इनलाइटनमेंट चलो एक बार आप खाली ऐसे मतलब, क्योंकि मतलब मेरा जो पर्टिकुलर थोड़ा भी जो ऑडियंस है, वो लोग एनलाइटनमेंट तो छोड़ो, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसा है कि मतलब दूर दूर तक अगर होगा ना, तो भी उन्होंने सुनी सुनाई बातें की होगी स्पिरिचुअलिटी की। इवन मी बीइंग, मैंने इतना ज्यादा डीप डाउन नहीं किया है। आई हैव बीन टू मोनेस्ट्रीज, मतलब मैं पर्सनली जैन हूँ, तो आई हैव बीन टू मोनेस्ट्रीज, आई हैव लिव्ड विद मंक्स, और मैंने वो लाइफस्टाइल देखी है। लेकिन what according to you is spirituality, then we'll go in enlightenment, and फिर what you are talking about deliverance की मतलब what are the principles and how do you inculcate a life like that, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। what is your take on that? ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट बी बैक। हाँ, 1 मिनट। Yes. आई एम बैक, सॉरी। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी पे हम बात कर रहे थे ना, कि स्पिरिचुअलिटी का लॉजिक क्या है। नहीं नहीं, तो मैं एक यार, बार खाली पूछ ले रहा हूँ, अगर आपको बाय चांस किधर जाना हो और यू हैव टू बी समवेयर, जस्ट लेट मी नो। मतलब हम लोग नहीं ऐसा कर नहीं, सकते हैं। मुझे मुझे कहीं नहीं जाना यार। मैंने तुम्हें ना जब ये टाइम दिया था तो आई न्यू, जस्ट मैंने तुमसे पूछ लिया था ना, तो आई न्यू कि इसमें इतना टाइम लग सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलेगा चलेगा सर। हाँ हाँ, मतलब, सो हाँ, व्हाट आर यू, योर क्वेश्चन वाज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, राइट? व्हाई स्पिरिचुअलिटी? हम्म। तो इसका लॉजिक ये है कि यार, इफ somebody is finding happiness in whatever is there, whatever life has to offer conventionally, then कोई जरूरत नहीं है स्पिरिचुअलिटी की। अच्छा। मतलब, in the sense, see, why do you go towards spirituality is essentially because you realize that everything is ephemeral. कोई भी चीज लास्ट नहीं करती। मॉर्टल है सब कुछ। हाँ, एवरीथिंग विल गेट फिनिश्ड। एनीथिंग दैट, जैसे फॉर एग्जांपल ना, वो एग्जाम में अपना नंबर देख के, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो हम्म। तो सिलेक्शन के बाद जो एक क्या कहते हैं, खुशी होती है, वो भी हम्म। टेपर ऑफ हो जाती है, राइट? राइट राइट। किसी भी चीज को तुम अचीव करते हो तो वो खुशी टेपर ऑफ हो जाती है, और उसके बाद जो स्टेट आती है उसमें होता है कि तुम किसी और चीज को अचीव करने के लिए लगे हुए हो, क्योंकि तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज कि टू अचीव समथिंग और द अदर, and you are always in that state where you want to get to somewhere. Basically, we are all in a state where we want to get somewhere else, राइट राइट। है ना? हम्म। तो हर आदमी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहां पे उसको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि यार, इससे इससे मुझे कोई मतलब, इफ आई रियली यू हैव टू एनालाइज योर लाइफ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब देयर हैज टू बी समथिंग एल्स, हम्म। दिस कांट बी इट। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, तुम्हें कुछ सेल किया गया है बचपन से, राइट? कि वो हम्म। सेल करने में कोई ये बुराई नहीं कर है, लो पेरेंट्स। तो हो जाएगा, हाँ, ये कर वो लोगे तो कर सब लो कुछ तो हो अच्छा हो जाएगा। जाएगा, वो कर लोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, 10th के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, 12th के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा,
बीटेक कर लोगे अच्छी जगह से इतने तो सब पैसे कुछ अच्छा कमा हो। लोगे, हाँ। हाँ, बट इवेंचुअली तुम्हें वो पैटर्न दिखना चाहिए कि इससे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब एंड में तुम खुश नहीं हो, यू नो। अब मतलब एक एंड गोल है, खाली एंड गोल भी नहीं, एक खाली उतना सा, एक हर्डल क्रॉस किया तो अगला हर्डल के लिए भागना ही है। हाँ, तो खुशी खुशी कहाँ से आएगी, इज द इफ दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क, then spirituality is one way of exploring it. And what is again, what is happiness is that constant state of peace, which for me is happiness, right? उसको अचीव करने के लिए अगर आप स्पिरिचुअल डायरेक्शन में नहीं जाते, अब स्पिरिचुअल डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी मतलब रिलीजियस डायरेक्शन भी जा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल हु आर इनटू भजन्स, right, who are into chanting, they are also very they also find their peace. हाँ, उस टाइम पे तो काफी शांति मिल जाता है। हाँ, करेक्ट। तो वो बेसिकली क्या है कि इट्स एन अटेम्प्ट बाय ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज एन अटेम्प्ट बाय ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ, which is also an like physics is an attempt to understand how things work, chemistry is an attempt हम्म। to understand how things work, science, literature, and spirituality is another way of attempting to understand life, right? हम्म। But in physics or in science, it is about how things work, right? Or हम्म। how things can be made to work. In spirituality, it's about how can I be at peace, right? हम्म। So it's an exploration which goes inside. Spirituality is about going inside to find peace, right? Because the realization is should be there that outside there is no peace. Like the first point is कि सबसे पहले तुम्हें ये realize होना है कि बाहर जो भी है, whatever is there to offer, उसमें कोई permanent peace नहीं है। होम थिएटर सिस्टम अभी आ गया है, बहुत मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन कल जो है द हैप्पीनेस दैट आई डिराइव फ्रॉम इट विल बी लेसर, डे आफ्टर टुमारो इट विल बी लेसर, एंड इवेंचुअली आई विल इग्नोर इट, लाइक दिस वन, लाइक द वन आई हैव बिहाइंड मी। यार ये ना बुक शेल्फ स्पीकर है, यू नो, यू वोंट बिलीव इट, ये दो बुक शेल्फ स्पीकर जो है 70,000 रुपए के, हाँ। और मैंने ये खरीदा था, अभी 1 साल हो गए मुझे, और मुझे किसी ने बोला था कैफ के स्पीकर जो है अमेजिंग है। तो बहुत अच्छे स्पीकर है, बट माय पॉइंट इज कि इवेंचुअली यू ट्रीट देम एज फर्नीचर। लाइक अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ इसको, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये, लेकिन अभी ये मेरी लाइफ में फर्नीचर हो गया, राइट? बिकॉज ये मेरी लाइफ में आ चुका है और ये मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है, इसलिए इग्नोर्ड है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो स्पिरिचुअलिटी में इवेंचुअली ये होता है कि तुम्हें रियलाइज होता है कि इन सब से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो और है, ठीक है, जिससे मेरा कुछ हो सकता है, ठीक है। अब एक बार तुम, तो दैट इज वेयर पीपल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी, राइट? देयर इज अ विश टू आइदर गेट आउट ऑफ मिजरी or suffering, so that becomes a catalyst where you are in a very miserable place in your life, you are suffering a lot and therefore you want relief from it, तुम्हें पैरासिटामोल चाहिए, और तुमने क्या नाम है उनका, सदगुरु की 1-2 वीडियो देख ली, तुम खुश हो गए, राइट? और अगर तुम और तुम्हें और बहुत सारे लोग हैं वहीं पे रुक जाते हैं, जैसे ओके, राइट, उनको जितना चाहिए लाइफ में वो उतना मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिज्ञासु लोग होते हैं जिनको समझ में आता है कि ये सदगुरु वदगुरु से नहीं हो पाएगा। अरे बाप रे। मतलब what I'm trying to say is कि you eventually tend to keep exploring because whatever you are exploring is not giving you the result that you want, right? Like for example, uh, uh, you are basically experimenting with different things. Like for example, मैंने meditation बहुत साल किया, ठीक है, मैंने पूजा पाठ भी बहुत साल की है, मैंने फिर and each of these are different kinds of ways of, you know, arriving at mental peace. Like meditation is one way of doing it, puja part is another way of doing it, chanting is another way of doing it, even reading books on spirituality is called ज्ञान मार्ग कहते हैं उनको, उसको कहते हैं,
Gyan marg is knowledge, the way of knowledge, basically, the path of knowledge. That is another way of doing it, right? So basically spirituality is a journey, right? तो उसमें क्या होता है कि एक catalyst होता है कि कोई reason होता है why you want to know or why you want to go inside and explore yourself. वो catalyst जो है वो तुम्हें शुरू करता है उस path पे. बट इवेंचुअली उस पाथ पे तुम कितना आगे जाते हो कितना पीछे जाते हो वो डिपेंड करता है. वो भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, एज आई पुट इट, डेस्टिनी पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. लेकिन मेरी डेस्टिनी ये थी कि मुझे एक्सप्लोर करना था ओवर टाइम. दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू नो मोर अबाउट एंड आई वाज नॉट हैप्पी विद सम ऑफ द इनिशियल आंसर्स आई वाज गेटिंग. और उसमें क्या होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में एक पॉइंट आता है जहां पे तुम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी टीचिंग्स को एक्सप्लोर करते हो, and then you get to a point where you hear one person's teachings and it sort of impacts you in a way that nothing else has impacted you till now. Who is your guru? Essentially that is how you discover your guru. Okay. Spiritual journey में guru का बहुत importance है, in the sense whether the guru is physically present or not, it doesn't matter, but there has to be a presence who is a guide for you in terms of his or her teachings, whose teachings resonate with you the most, जो अंदर से एक माइंड ब्लो हो जाए तुम्हारा बेसिकली. तो वो मेरे लिए रमना महर्षि थे. तो मैंने 6-7 साल बहुत कुछ किया, बट फाइनली जब मैंने रमना महर्षि को डिस्कवर किया तो मुझे लगा कि ये जो बोल रहे हैं ये कहीं ऐसी मेरे अंदर मुझे टच कर रहा है जो किसी ने भी आज तक नहीं किया, राइट? Once you get a good guru, then your spiritual journey sort of really takes off in a good way. It takes off in a good way, and getting a good guru is as good as, or the right guru, let me put it, not good, the right guru is as good as actually reaching enlightenment, because एक बार अगर तुम पहुंच गए तो guru will take you towards enlightenment. Right? So क्योंकि so that is what happens in a spiritual journey, which is a spiritual journey with some kind of an eventual path to enlightenment, right? So spiritual journey can stop anywhere, or it can be a very short journey as well for people, but if you are on the longer journey you have to find the right guru, and once you find the right guru, then I think enlightenment is not too far off. So then I come to the concept of enlightenment. Enlightenment is just getting that understanding, essentially. Enlightenment is basically an understanding, like कि तुमने फिजिक्स में न्यूटन के 3 लॉ समझ लिए अच्छी तरह. इन 3 लॉ को समझ के तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. That is more or less, enlightenment, right? You understand. Okay. But applying that enlightenment in your life constantly, without any glitch, without any error, that is deliverance, essentially. So my personal take is that the guru can only take you till enlightenment, till an understanding. But from enlightenment to deliverance कोई भी किताब नहीं लिखी गई है. वो असली सेल्फ जर्नी है. हाँ, that is the real self journey, जिसका कोई टेम्पलेट नहीं है, जिसका कोई भी कोड नहीं है किसी के पास. कोई भी अगर तुम किसी से पूछोगे कि कैसे हुआ था, तो जो रियली ट्रूली डिलीवर्ड लोग हैं तो वो तुम्हें बता नहीं पाएंगे. They won't be able to describe. They will just tell you कि अच्छा ये करते रहो कुछ हो जाएगा, मतलब. हमारे लिए ऐसा हुआ था. हाँ, हमारे लिए ऐसा हुआ था. Exactly. So that is, I hope that answers your question in some way. Very, very, very impressive answer, I guess. आप अपने गुरु की बात कर रहे थे, रमना महर्षि. Am I pronouncing it correctly? मतलब बराबर है क्या? जी, absolutely. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, और उनके 3 मेजर टीचिंग्स. हाँ, तो उनका बैकग्राउंड था कि वो बेसिकली एक तमिलनाडु में, आई थिंक मदुराई के पास
जो है वो एक रिसेंटली वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते थे। और उनकी फैमिली में काफी इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत रिलीजियस फैमिली थी, और आई थिंक स्पिरिचुअल टेक्स्ट, किताबें वगैरह काफी डिस्कस होती थी उनकी परिवार में। और करीब वो 14 साल के थे, काफी मतलब वो नॉर्मल स्कूल के थे वो। और इन आई थिंक ही वाज बोर्न अराउंड इन 1880 1870 80 के बीच में उनका जन्म हुआ था। और करीब वो जब 14 साल के थे तो एक दिन वो अपने अपने घर में अपने रूम में लेटे हुए थे, और उनको एक डेथ एक्सपीरियंस हुआ। उनको लगा कि जैसे वो मरने वाले हैं। ओके। और उस डेथ एक्सपीरियंस में वो उस डेथ एक्सपीरियंस को एनालाइज कर रहे थे। तो जैसे कि तुम बेसिकली अपनी डेथ को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर लो, थर्ड पर्सन में मैं। थर्ड पर्सन में एनालाइज कर लो। तो तुम देख रहे हो कि अच्छा, ये जो मर रहा है ये कौन मर रहा है? बॉडी मर रही है, बॉडी को ले जाया जा रहा है, आई मर रहा है, क्या मर रहा है और क्या नहीं मर रहा है? वो जो उनका डेथ एक्सपीरियंस था एट दैट एज, उसमें थ्रू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल thoughts, right? A linkage of thoughts. He arrived at the conclusion, or I'm describing it in a very systematic mental way, but I don't think it would have been so systematic. But he arrived at the conclusion that life and death do not touch an entity within me. So there is something inside of me which is untouched by anything that is happening to this body. कि हमारा जो मेन क्वेश्चन होता है लाइफ में ये होता है कि परमानेंट क्या है? कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सन विल implode one day, universe will implode, whatever will happen to the universe nobody knows. This body is definitely not permanent. That stone is also not permanent, it will turn to dust. So the question, I think, is that what does not change, what does not die? And he got to that realization at the age of 14. There is this consciousness which is there in a stone, in a leaf, in me, in this table, in everything in this universe, that remains constant, and that is the only thing which remains constant. Everything else is ephemeral, everything else passes. So he basically left his house, his home, and he went to a town called Tiruvannamalai. And there in that town there was this mountain, a mountain called, I'll tell you the name, Arunachal. Yeah, it's a mountain called Arunachal. और अरुणाचल में caves हैं. वो caves में जाके उन्होंने तपस्या की, वहां पे उन्होंने meditate किया, and he meditated over a very extended period of time. करीब 2 साल तक उन्होंने वहां पे meditate किया, जहां पे कि वो उनकी बॉडी ऐसी स्थिर हो गई थी कि लोग उनके ऊपर नारियल फोड़ते थे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब वो he was in that state, in that mental state where nothing would impact him in any way possible. And his family tried several times. They found him and they tried several times to bring him back, but he did not want to go back. And eventually he started teaching. So he started teaching in the sense of people would come to him and seek his blessings, because he was a man who didn't want anything in life, who was happy living in a cave, who you could see was completely at peace at all times,
who didn't have any desires. So people were naturally drawn to a person like that, and they came to seek his blessings. They came to find out his secret. And this person, there was an ashram set up eventually, which is still in Tiruvannamalai, called Ramana Maharshi ka ashram hai. It's called Ramana Maharshi ashram or Ramnashram. And उन्होंने most of his teachings are in oral form, where people have captured those teachings and put it in books. But his own written book, there is not one single book that he's written on his own. Although he was he was very good at English. So his family background was such that he was good at English. He knew English really well. He was very well read, but he never wrote. So basically, if you look at the books that are attributed to him, like Who Am I is a book, which is a book in question answer format, which is the first book I read. ये किताब जो है ना, वो इसमें करीब 28 क्वेश्चंस हैं, और वो भी क्वेश्चन किसी ने उनसे पूछे और उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, और वो उस बुक फॉर्म में कन्वर्टेड है. ओके. हाँ, तो he lived till 1950, और उन्होंने काफी वेस्टर्न थिंकर्स को भी इन्फ्लुएंस किया, इंडियन थिंकर्स को भी इन्फ्लुएंस किया. इनफैक्ट वेस्टर्न राइटर्स में सॉमरसेट मॉम नाम का एक राइटर है, उसकी बहुत सारी किताबें हैं. जैसे ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज नाम की बहुत फेमस किताब है. उसकी एक किताब है रेजर्स एज, इट्स अ नॉवेल. उसमें जो गुरु को डिस्क्राइब किया है वो रमना महर्षि ही है. तो उसमें जो कैरेक्टर, जो मेन लीड कैरेक्टर होता है, वो इंडिया जाता है, and he meets a guru, and that guru is Ramana Maharshi. So that is Ramana Maharshi. He lived till 1950, and he stayed in that ashram throughout his life. He never left that ashram, which was made on the hills, on the foothills of Arunachal, that mountain. He was very attached to that mountain as well, and he never left that place. He never left to teach anywhere else. He never went anywhere else. Everybody who knew him saw him. And if you see YouTube also, you will not see any recording of his voice. You will just see him moving around the ashram. उसके video recordings वगैरह हैं जो YouTube पे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कोई recording नहीं है. So most of his teachings are all transcribed from his followers who captured his teachings. Now your second question was on his teachings. So I tell you, essentially, a guru teaches you based on the level of capability that at which the current at which the person is who the guru is talking to. So the guru always, because you have to teach the student, right? You are not here to show that you are the guru. You are the guru because you have the capability of teaching the student at that level, right? So let us look at it from the perspective of, let's say, if I had to capture his teachings at 3 levels: basic level, intermediate level, and like expert level, right? Let's say. Because it is important, because see, the complexity of the teachings will be based on how ripe you are as a soul. Ripeness of soul is how it is described. So where you are in your journey, right? So if I had to look at a very, very basic level, what is the teaching? The basic level teaching is everything is God. God does everything. Okay. So what he's saying is that you प्रॉपर रिलीजन लेवल हो गया कि एकदम जो कि आपको सबको पता है, क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं, राइट? लेकिन कोई करता, उस पर अमल कोई नहीं करता, कहना बहुत आसान होता है, तो वो ये कहते हैं कि you are sitting in a train and the train is taking you somewhere. Why are you carrying your luggage on your head when you can put it down?
which means that all your worries, all your problems is the luggage, Ah. right? Ah. You are sitting in a train. You should put down the luggage Okay. because there is no need to carry it on your head Hmm. because God will do it. God will do what he needs to do, right? It's like गीता में बोलता है कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, ये बात जो है मिस कर देते हैं लोग गीता पढ़ते हुए, वो बोलते हैं कि you are just an instrument. The people you see in front of you are already dead because that's their destiny. You are just an instrument. So you pick up your bow and arrow and you do what you are supposed to do, Hmm. right? गीता में अर्जुन उनकी का मौत जो ऐसी मेन, लिखी है. हाँ उनकी मौत मैंने लिखी हुई है, ठीक है, तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो। गीता में अर्जुन का इशू क्या है, उसको लग रहा है कि वो कर रहा है, वो मार देगा इन लोगों को, हम्म. तो वो कृष्ण जी उसको ये बताते हैं कि भाई इस इल्यूजन में मत रहो कि तुम कुछ कर रहे हो। मर भी रहा हूँ मैं ही और मार भी मैं ही रहा हूँ. हाँ, मार भी रहा हूँ मैं भी, मर भी रहा हूँ मैं ही, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, अपना काम करो, ज्यादा माथा पच्ची मत करो बेसिकली। ज्यादा गीता चौड़े इज मत हो. जस्ट, हाँ ज्यादा चौड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन व्हेन ही सेज कि अच्छा ठीक है तुम मुझे दिखाओ, तो वो अपना विराट रूप उसको दिखाते हैं अर्जुन को, जस्ट टू इस्टेब्लिश द फैक्ट कि आप ज्यादा मतलब तुम सेंटी मत हो, तुम हो गए मतलब यू नो अच्छे सो अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे तीरबाजों का काम करो. हाँ तीरबाजों का काम करो, तुम आए हो यहाँ पे तीरबाज बनने के लिए, हम्म. है ना? तो so that is the first basic level teaching, right? Basically this is a teaching which for example भक्ति मार्ग एक होता है, भक्ति मार्ग जो होता है ना, जैसे मीराबाई, कबीर, इन अ वे कबीर भी कह सकते हो, कबीर वाज एक्चुअली वेरी वेरी इवॉल्व्ड, बट जहां पे जो है ना तुमने सब कुछ वो भगवान तो पे छोड़ दिया, भगवान को तो. सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, ठीक है, हम्म. सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा भगवान भगवान करेगा, जो भगवान को कराना होगा मुझसे कराएगा। इसका हाँ. मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात को सुबह सुबह तुम बेड पे लेटे रहोगे, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें भगवान हाँ, उठाएगा तो ये बोलो आलसी लोगों का तरीका है कि वो नहीं करना भाई. नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उठाएगा भगवान, तुम उठोगे, बस करो अपना काम जो जो तुम्हें करना है बेसिकली। हम्म. तो दैट इज द बेसिक लेवल टीचिंग। इफ दिस टीचिंग सॉर्ट ऑफ गेट्स इनटू समबडीज सोल, तो उसकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई, ठीक है? और ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो जो हम कन्वेंशनल सोसाइटी में इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं ना, हम्म. उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, मतलब वो इतने पार्टली इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको लगता है नहीं नहीं, ये तो टू गुड टू बी ट्रू स्टोरी है. हाँ, ये टू गुड टू बी ट्रू, एंड देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि अगर ऐसा है तो इतना बुरा क्यों है दुनिया में, इतनी मिजरी क्यों है हम्म. दुनिया में, यूक्रेन में बराबर. क्यों रशिया वॉर करके बैठा हुआ है, यमन में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, सीरिया में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, ये सब लॉजिक वो ले आते हैं, मेंटल ये व्हाट डू कॉल इट, इट्स लाइक मेंटल मास्टरबेशन बेसिकली। तो आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट कि हाँ भाई. या तो इसके लिए ना काफी साफ दिमाग चाहिए इसको समझने के लिए। इट्स लाइक अ माइंड विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल माइंड, लाइक कबीर मीराबाई, कि उन्होंने एक बार किसी पे फेथ कर लिया तो फेथ कर लिया, बात खत्म हो गई, विच इज कॉल्ड भक्ति मार्ग बेसिकली। हम्म. बट अगर तुम्हारा इससे काम नहीं हो रहा है, तो रमना महर्षि फिर तुम्हें दूसरी टीचिंग पे ले जाते हैं, जो तुम्हें समझाते हैं सब कुछ। अच्छा, जब मत तो तुम थोड़े चौड़े बन के क्वेश्चनिंग हाँ करने जाते. हाँ, जब तुम अपना इंटेलिजेंट मेंटल मास्टरबेशन कर रहे हो, तुम 25 क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो तुम्हें समझाते हैं, वो जो टीचिंग्स हैं वो हु एम आई में है। हम्म. तो वो तुमसे कहते हैं कि
हर चीज जो है वो एफिमरल है तुम्हारे सामने, कोई भी चीज लास्ट नहीं करती है। तो तुम्हें ये समझना होगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो कभी चेंज नहीं हुई, कभी चेंज होगी ही नहीं, ऐसी चीज लोकेट करो। ठीक है। और इट्स लाइक बुद्धा बुद्धा ने एक बात बोली थी ना, एक स्टोरी है कि बुद्धा के पास एक लेडी आई थी और उसने बोला कि मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे को वापस लेके आ जाओ, ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। एंड बुद्धा सेज दैट फाइंड मी अ फैमिली वेयर देयर हैज बीन नो ट्रेजेडी, देयर हैज बीन नो डेथ, and if you find me such a family, I'll bring your child back to life. So very Right. similar to what Ramana Maharshi says is just find me something which is permanent. Find me one thing which is permanent. And then he says that you have to look inside. It's like जो तुम्हारी लाइफ की पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर एक स्क्रीन पे चल रही है। वो जो स्क्रीन है उसकी तरफ वो पॉइंट कर रहे हैं। इसको एक्सप्लेन करना जो है ना, मैं एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये लॉजिक से एक्सप्लेन करना इज लाइक सेइंग कि किसी भी चीज की जेनेसिस क्या है, स्क्रीन क्या है, जिस स्क्रीन पे पूरी पिक्चर चल रही है, दैट स्क्रीन इज अनचेंजिंग, दैट स्क्रीन इज अनचेंजिंग, दैट इज द अभी जो तुम्हारे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से जो तुम्हारा जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, टच है, स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, और क्या सेंसेस होते हैं भाई, सेंस ऑफ हियरिंग, ये सब जो है ना तुम्हारे ब्रेन में जा रहे हैं, राइट, और वो तुम्हें एक इंप्रेशन दे रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड, सेंस ऑफ साइट, राइट, they are giving you an impression of the world which it is being generated in your brain, but on the background is the screen which is blank. Without that screen that image will never get generated. Without that screen that image will never get generated. तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो लेकिन उस स्क्रीन के बिना वो इमेज कभी जनरेट नहीं होगी. That screen is unchanging. That screen is consciousness. Consciousness is universal, it is unchanging, and it is what makes us all the same. There is no difference between a human being and the moth, or a stone and a living entity or a non-living entity, because all of them have the same consciousness, which is the universal consciousness, which is what we say is oneness. That everything is one, जो बोलते हैं ना सब कुछ एक है, बराबर, वो सब कुछ एक ही है, क्योंकि सबकी जेनेसिस एक ही है, which is consciousness. ठीक है. So this is second level of teaching, which makes people who are very intelligent very happy, because it is difficult to understand. Right. Anything which is difficult to understand makes people very happy when they understand it. तुम्हें लगता है ये समझ में आ गया, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये समझ में आ गया, ठीक है बस. एंड द थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग इज साइलेंस. his essential, most important, and I think the only teaching that he would have really wanted to impart to people is silence. This is the most difficult to understand, basically. But what he means is when you went into a room, into his presence, he would not say anything. He would just let you sit with him, and he would allow silence to actually impart knowledge to you, the right knowledge to you. This is the most evolved form. Like, what does silence mean? Silence means not silence from the perspective of there is no sound, but silence is like there is no mental activity. There is no mental activity. That is true silence. So his biggest teaching was
silence essentially. This is like really very very evolved concept, क्योंकि जो आजकल के जितने भी गुरु हैं ना, दे आर इनटू की लौकी का जूस सुबह पी लो टाइप्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट आई थिंक नहीं, इट्स ट्रू. आप देखो मतलब हाँ हाँ, अग्रीड. वो हंसी भी इसके लिए था क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ. हाँ, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार लोग तुम्हें मतलब मैं तुम्हें बात बताऊं, अगर तुम्हें गुरु को खोजना है ना, तुम ऐसे बंदे को खोजो जो तुम्हें कुछ और पढ़ा ही नहीं रहा हो, जिसकी तुम्हारे दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में कोई ओपिनियन नहीं हो, ठीक है, दुनिया में जो भी चल रहा है उसके बारे में उसकी कोई खास ओपिनियन नहीं होनी चाहिए. वो तुम्हें बस एक ही चीज बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है. उसको राइट विंग, लेफ्ट विंग, लिबरलिज्म, यूक्रेन में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको. वो तुम्हें वही बताएगा जो उसके जो जो वो तुम्हें बताना चाहता है, बस, और कुछ नहीं बताएगा. दूसरा साइन होता है ह्यूमिलिटी. ओके, a person who is there, right, who is really enlightened or delivered, not enlightened, but who has achieved deliverance, will have utmost humility. If you sense even an iota of pride in a person, that person is not there. मतलब the moment you feel कि you are different from the security guard downstairs, नहीं हुआ सीन अभी तक. अच्छा, You know what I'm saying? एनलाइटमेंट शायद हो गया रहेगा, लेकिन हाँ उसका रियल पर्पस समझ में नहीं आया. हाँ, essentially. So I think Ramana Maharshi was one of those true gurus who you don't find in the modern age, or at least I have not seen in the modern age. Maybe I'm sure there are people like that, but मैंने नहीं देखा है अभी तक. But हाँ, तो मतलब ये teachings उनके थे, और I would encourage you to read Who Am I. क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है. मैंने वो किताब पढ़ी थी तो मैंने अपने दोस्तों को एक मेल किया था. आई स्टिल हैव दैट मेल सेइंग कि उस मेल का सब्जेक्ट था दिस इज इट. उस मेल का अच्छा. सब्जेक्ट था दिस इज इट, और उसमें वो लिंक था बस. और मतलब आई स्टिल रिमेम्बर दैट, बिकॉज नहीं होता है कि जैसे तुम बोल रहे थे कि माइंड ब्लो हो जाता है पिक्चर देख के. और माइंड ब्लो होने का क्या मतलब होता है कि तुम थोड़ी देर तक एकदम ही स्थिर हो जाते हो, कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा होता है. रियली माइंड ब्लो का मतलब वो होता है कि माइंड ब्लो हो गया तुम्हारा. Where there is nothing in your head, you are absolutely stunned in a state of absolute stillness. तो वो अच्छी पिक्चर देख के भी होता है, और वो अच्छा म्यूजिक सुन के भी होता है, और वो अच्छा कोई किसी की इस टाइप की टीचिंग पढ़ के भी होता है. तो मेरे साथ वो हुआ था जब मैंने Who Am I पहली बार पढ़ा था. तो आई वुड encourage you to read it as well. पक्का डेफिनेटली. मेरे को भी वो मेल फॉरवर्ड कर देना. करूंगा, वो पीडीएफ में अवेलेबल है, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. और बताओ, तुम्हारे कोई और क्वेश्चन थे कि मैंने बहुत बकबक कर लिया? अरे नहीं, बकबक तो नहीं. पॉडकास्ट होता ही क्या है, बकबक ही तो होती है.